स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। घटना चक्र का जो मैंने टॉपिक शुरुआत किया था 1885 से, आज उसी क्रम में हम देख रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार। आज हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को अपलोड करके हम यूट्यूब पे डाल देंगे आपके सही समय के अनुसार, जितने बजे हम क्लास को डालते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में। अब मार्ले कौन था, मिंटो कौन था? है ना, मिंटो वायसराय था, मार्ले क्या थे? सचिव थे। कह रहा है कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो याद रखिए, कन्फ्यूजन रहता है कि मिंटो कौन थे, वायसराय थे, सचिव थे, कन्फ्यूज रहता है यहाँ पे। तो क्या बता रहा है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत का सचिव, इनके द्वारा सुधार को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो नाम के सुधार से क्या है? प्रसिद्ध है। तो कब पारित हुआ? 1909 में। मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? मार्ले आपके सचिव थे, मिंटो आपके वायसराय थे। किसके स्थान पर आए थे? तो लॉर्ड कर्जन के स्थान पर। कब आए थे? 1905 में इन्हें बनाया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है आपका? यहाँ दूसरा सवाल है आपका, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या बता रहा है? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, आपको पता होना चाहिए किसकी बात किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली, या फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन है? अगला ऑप्शन आपका क्या है? संवैधानिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था, स्वायत्तता। तो ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल उसके लिए बनाया गया था। कह रहा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। यहाँ क्या बता रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह उसने अंततः देश को विभाजन कराया था, तो कौन था? डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में, मतलब जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, कौन सा ऐसा घटना था जो मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था? तो कौन था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ये था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, यहाँ पे पढ़ देते हैं इसको हम। यहाँ बता रहा है कि वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों के पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन का बीजारोपण का काम किया। इस विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा? कि कथन इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही होता है ना कि हम जब इसके विस्तार को, जब सवाल को जो बना करके विस्तार जो एक्सप्लेन जो किया रहता है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे एक नया सवाल निकलता है, कथन एवं कारण का, या फिर कुछ और सवाल निकलता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रही, जवाहर नेहरू ने क्या कहा था इसको लेकर के। इसमें उनके चारों ओर राजनीतिक प्रतिरोध बन गए,
जिन्हें उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया गया और इससे शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर सभी प्रयत्नों को पलट दिया। ये कथन किसका था? JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? जो राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, कौन थे? भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो। यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है सी, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर हम पढ़ देते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता के अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उसकी परिणति अंततः विभाजन हुई। ये था मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित आपके सवाल। आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक हम लेते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दिल्ली दरबार से। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता। तो कह रहा है कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश जब अंग्रेजों का शासन था तब उस समय दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी, है ना, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन कब आगमन हुआ था? 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, याद रखेंगे। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी, 1911 में, याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, जब भारत का राजधानी ट्रांसफर हो रहा था कलकत्ता से दिल्ली, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, याद रखेंगे। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। 1912 में क्या किया गया? दिल्ली को राजधानी बनाया गया। किसका? भारत का। 1912 में देखिए यहाँ पे सवाल आ भी गया। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? देखिए मैंने भी सवाल मैंने बनाया और यहाँ पे सवाल दे भी गया। तो कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से मैंने मार्क कर दिया है द्वितीय करके। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो कब बनी थी? यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है कि 1912 में, तो यहाँ पे 1911 को ऑप्शन मान लिया गया है। तो हम देखते हैं आगे क्या इसमें बता रहा है। देखिएगा, उल्लेखनीय कि दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में किया गया था, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इसी संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। तो यहाँ पे 1912 नहीं दिया गया है तो 1911 को माना गया है, सही आंसर। अगर 1912 1911 दोनों है तो 1912 सर्वाधिक मान्य होगा, याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो 1901, 1905। अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? 1911, 1912। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो 1912 क्या होगा? अत्यधिक मान्य होगा, सर्वाधिक मान्य होगा। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी, 12 दिसंबर 1911 को। और ट्रांसफर कब किया गया था? 1912 को, याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता लाई गई? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1911, तो 1911 मान लेंगे।
अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। याद रखेंगे, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुआ, जब चांदनी चौक के पास जब पहुंचते हैं, बहुत अपने बाजा गाजा के साथ में, ढोल सब कुछ स्थानांतरित करने के समय बहुत खुश थे लोग। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उन पर बम फेंक दिया गया था। तो क्या बोल रहा है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किसके समय पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल हम बढ़ते हैं। यार बता रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग इस विभर्म में क्या है कि प्रभावश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था। इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उस समय चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा आगे आएंगे आपके, लगभग 1924 के बाद इनका भूमिका को आप देखेंगे, भगवती चरण वोहरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डिंग बम कांड में जो है कि आपका कौन कौन शामिल थे देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है कि हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। हार्डिंग बम कांड जो है ना, दिल्ली का षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो दिल्ली षड्यंत्र बोले या फिर हार्डिंग बम कांड बोले, दोनों एक ही है, क्योंकि दिल्ली में घटना घटित हुई थी, इसीलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र बोला गया। हार्डिंग बम कांड मतलब हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, इसलिए हार्डिंग बम कांड बोलते हैं। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज फैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रासबिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। याद रखेंगे, हार्डिंग बम के कांड या फिर दिल्ली षड्यंत्र की मतलब कि नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो रासबिहारी बोस। देखिए, ये भारत के संदर्भ में हम देखिए विशेष रूप से कि रासबिहारी बोस हैं इसके मुख्य कर्ता, परंतु राजस्थान के इतिहास में कुछ और ही बताया गया है कि हार्डिंग बम कांड में रासबिहारी बोस नहीं थे। तो मैं जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपको राजस्थान का कुछ इतिहास में बताऊंगा, तो वहाँ पे हार्डिंग बम कांड में कुछ किन्हीं को और विशेष मुख्य कर्ता बनाया गया है रासबिहारी बोस के स्थान पर, याद रखेंगे। और दिल्ली षड्यंत्र हार्डिंग बम कांड में जो था आपका, कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो दीनानाथ, याद रखेंगे, दीनानाथ याद रखेंगे, ये नाम आप अवश्य याद रखेंगे। और रासबिहारी बोस अवश्य याद रखेंगे। भाग के कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। और यहाँ क्या करते हैं, जब आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये अपना कार्य को प्रारंभ करते हैं। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? क्या बता रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1912 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी की भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। आज तक लगभग टोटल 3 दरबार हुए थे। दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। यह विभाजन 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। तो देखेंगे, 1911 के पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश जो भी था सभी साथ थे। क्या सभी साथ थे?
जब दिल्ली दरबार जब लगता है 1911 में, तो उसमें घोषणा होती है कि बंगाल को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाए और बंगाल जो कोलकाता की जो भारत की जो राजधानी कलकत्ता है यहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी लिया जाए। और इस समय बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। उसमें बिहार को जब अलग किया गया था तो बिहार उड़ीसा सब साथ में ही थे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। यहाँ पे यही मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। क्या बता रहा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन? हम देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या बता रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लोगों ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ किए थे? तो लखनऊ में किए थे। याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग दोनों एक ही मंच पे आए। कब आए? 1916 में आए। और उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ही कर रहे थे। तो दोनों एक ही मंच पे किसके सहयोग से लाए गए? तो बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने एक दूसरे से सहयोग लिया और दोनों को एक ही मंच पे लाया। क्यों आया एक मंच पे? क्योंकि उस समय बहुत सारा घटना घटा था। अंग्रेजों ने वादा खिलाफी किया, तो दोनों ने एक ही मंच पे आने का प्रयास किया और दोनों एक ही साथ क्या किया? आंदोलन में सक्रिय हो गए। परंतु कुछ समय बाद दोनों फिर से अलग होते हैं खिलाफत आंदोलन के बाद। तो हम देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल 1907 में सूरत के अधिवेशन में, वो भी इसी समय एक साथ हो जाते हैं। किसके मदद से? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, दोनों सवाल में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्योंकि दोनों में बाल गंगाधर तिलक हैं। तो एक को याद करके आंसर नहीं बना देना है। बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक किए और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करम दल और नरम दल को एक किए थे। याद रखेंगे इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रखेंगे। कह रहा है यहाँ पे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? तो आपके AC मजूमदार, मतलब अंबिका चरण मजूमदार। याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। क्या बता रहा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ। तो कब हुआ था हस्ताक्षर आपका? तो 1916 में। याद रखेंगे, 1916 में हस्ताक्षर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों को समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पूर्ण मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थे शिल्पी। याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यह बता रहा कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1916 अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, दो दृष्टियों से स्मरणीय था तथा प्रथम उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष 1907 में अलग किया गया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश करवाया गया उनको। द्वितीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ।
अतिवादी एवं उदारवादियों को पूर्ण मिलने की प्रक्रिया एनी बेसेंट और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग के समझौते के मुख्य शिल्पी थे। याद रखिए, मैंने इसको बता दिया है पहले ही। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक नहीं, याद रखेंगे, बीजी तिलक नहीं, याद रखिएगा, बीजी तिलक। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? क्या बता रहा है? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे लिया गया था, आपका माना गया था मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया था। यह दूरगामी प्रभाव था, ये परिणाम था। ये नहीं मानना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा, यही मान लिया गया तो हमारा देश अलग हो गया आज। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। पढ़ते हैं। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया, जो देखिए पहले से विरोध करते आ रहे थे। 1916 में उन्होंने मान लिया था। यही गलती थी, सबसे बड़ा गलती यही था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करते आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि प्रवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने का निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीतिक में सांप्रदायिकता का उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। नहीं लेना चाहिए था, फिर भी इन्होंने ले लिया। दूरगामी परिणाम दूरदृष्टि वाले नहीं सोच पाए कि आगे इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था 1916 में, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? मतलब कि मतैक्य मतलब कि मिलने का, मतलब एक साथ मंच पे आए थे, तो 1916 से 1922। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1916 से 1922 का जो काल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल जो है कि आपका अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा। वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारी की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः पुराना रास्ता पकड़ लिया था। निम्न में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? कौन सा असत्य है आप देखिएगा भी, ये बीपीएससी यूपीपीसीएस का सवाल आया हुआ है। चलिए देखते हैं। अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, ये तो सही है। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी पुनः मिले थे, ये भी सही है। कौन सा विषय में असत्य है? नहीं की थी यहाँ पे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अंबिका चंद्र मजुमदार तो किए ही थे, तो यहाँ पे नहीं की थी, गलत हो जाएगा। तो ये अंबिका चंद्र मजुमदार ही इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस की तरफ से। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजुमदार ने कहा कि 10 वर्ष बाद अलगाव, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल ने दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय और उनकी जीत
एकता और उनकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। अतः विकल्प ए कथन असत्य है, जबकि बी और सी दोनों कथन सही है। याद रखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था? तो बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अगला ऑप्शन क्या है? सूरत अधिवेशन, और क्या है? लखनऊ अधिवेशन। तो याद रखेंगे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका आंसर? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा आपका आंसर। तो आगे हम कल से देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका ज्योग्राफी की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। अभी आप लोग इसको पढ़ें और नोट्स बनाते चले। कथन जो आता है उसको आप ज़रूर नोट बनाएं, ताकि अगर कथन से सवाल आता है तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। आप लोग पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बाय।